हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आंध्र प्रदेश सर्किल में जो एमटीएस का एग्जाम 2020 में हुआ था उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और वो तमिलनाडु सर्किल का एमटीएस का एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश सर्किल। एपी सर्किल में सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में वो था, पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक इज केप्ट ओपन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी आवर्स। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसे डाकघर जिनके इंचार्ज जीडीएस होते हैं यानी कि ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, और ऐसे ऑफिस जिनके इंचार्ज जीडीएस होते हैं उन्हें ब्रांच पोस्ट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस या शॉर्ट में हम लोग बीओ भी बोलते हैं। और प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि वो मिनिमम कितने समय के लिए खोलते हैं, तो मिनिमम खुलने का जो समय है वो है 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करते हैं मैक्सिमम टाइम के लिए, तो मैक्सिमम टाइम की बात करें या मैक्सिमम पीरियड की बात करें जब जीडीएस के ऑफिस ओपन रहते हैं। मिनिमम की बात हम लोगों ने कर ली है, मिनिमम 4 घंटे तक ओपन रहते हैं और मैक्सिमम 5 घंटे तक जो बीओ है वो ओपन रहती है। ब्रांच ऑफिसेस के जो इंचार्ज होते हैं वो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम होते हैं और बीओ के खुलने का मिनिमम समय 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे होता है। वहीं बात करें ये कौन से रैंक की पोस्ट ऑफिस है, यानी कि पोस्ट ऑफिस को टोटल 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है एसओ, पहला है एचओ हेड ऑफिस, दूसरा है एसओ और तीसरा है बीओ। तो सबसे ज़्यादा जो काम है या सबसे ज़्यादा जो पावर्स हैं वो एचओ के पास में है, उसके बाद एसओ के पास में और उसके बाद में लिमिटेड पावर्स हैं बीओ के पास में। तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बात करें तो तीसरे नंबर की ऑफिस है जिसके पास में पावर्स होती हैं ट्रांजेक्शन्स करने की। और जो ट्रांजेक्शन्स हैं बीओ में वो लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो एसबी में विड्रॉल या जमा या निकासी हो या पीओएसबी पोस्ट ऑफिस के जो अदर सेविंग स्कीम्स हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उनके जो ट्रांजेक्शन की बात करें वहाँ पर भी लिमिटेशंस हैं, बुकिंग की भी लिमिटेशंस हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं वो ब्रांच ऑफिसेस पर सबसे ज़्यादा होती हैं, उसके बाद एसओ पर होती हैं और मिनिमम होती हैं एचओ पर। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो है 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया अ फ्रैंकिंग मशीन शुड कंसिस्ट ऑफ डाइज, यानी कि एक फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाइज कंसिस्ट होती हैं, कितनी डाइज होती हैं ये पूछा गया है। तो एक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइज होती हैं, पहला है वैल्यू डाई और दूसरा है लाइसेंस डाई। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है। ये एक स्टाम्पिंग मशीन है। स्टाम्पिंग मशीन है इसका मतलब क्या है कि कोई पोस्टल आर्टिकल है और इस पर जो फ्रैंक है या फ्रैंक का इम्प्रेशन है, यानी कि इस पर अगर 5 रुपये का इस पर चार्ज लगना है, पोस्टेज चार्ज 5 रुपये है और इस पर 5 रुपये की फ्रैंकिंग इम्प्रेशन की छाप है, तो ये माना जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने या कस्टमर ने इस पोस्टेज का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है उसके साथ में कर दिया है। तो फ्रैंकिंग मशीन क्या है, तो ये एक स्टाम्पिंग मशीन है। ये एक स्टाम्पिंग मशीन है, इसमें 2 डाइज है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। वैल्यू डाई है लाइसेंस डाई। इसके लाइसेंस को कौन जारी करता है, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन लेने के लिए एक लाइसेंस जारी किया जाता है और लाइसेंस को जारी करने वाला जो व्यक्ति है वो है डिविजनल हेड, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, या कई डिविजन्स में एसएसपी होते हैं यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट होते हैं, तो उनके अंडर में आती है। तो लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस में उसको जारी करने वाला व्यक्ति है सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट या एसएसपी, या बात करें हेड ऑफ द डिवीजन की। नेक्स्ट 375 रुपये इनसे चार्ज लिए जाते हैं लाइसेंस के लिए, और फ्रेश लाइसेंस के लिए या रिन्यूअल के लिए 375 लिए जाते हैं। वहीं रिन्यूअल अगर किसी ने लेट करवाया है तो 475 रुपीज़ उनसे चार्ज लिए जाते हैं, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। और जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी है 5 ईयर्स की। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनको भी आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द रेंट फॉर अ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर इन रुपीज इज। तो एक पोस्ट बॉक्स प्लस पोस्ट बैग के लिए एक वित्तीय वर्ष में जो किराया है वो है 250 रुपये।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वहीं बात करें अलग अलग, तो एक पोस्ट बॉक्स या एक पोस्ट बैग के लिए कितना चार्ज है एक वित्तीय वर्ष के लिए, तो वो है 150 रुपये। पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज में ही है और इसकी जो अनुमति है वो हेड ऑफ द सर्किल देते हैं, यानी कि सीपीएमजी देते हैं। पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में है। तो इन फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द मेन ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियोन इज। बेसिकली जो लेटर बॉक्स पियोन है उसकी मेन ड्यूटी क्या है। लेटर बॉक्स पियोन कौन होते हैं, तो बेसिकली पियोन के लिए अब नया शब्द आ गया है, वो है एमटीएस। तो लेटर बॉक्स पियोन की बात करें या लेटर बॉक्स एमटीएस की बात करें, उसका जो मेन काम है वो शब्दों से ही पता चल रहा है कि इसकी ड्यूटी क्या है, लेटर बॉक्स के क्लियरेंस से संबंधित है। यानी कि इसमें जो भी लोग डाक डालते हैं लेटर बॉक्स में उसका निकासी करना लेटर बॉक्स पियोन का काम होता है। तो टू क्लियर ऑल आउटसाइड लेटर बॉक्सेस, यानी कि ऑफिस के बाहर जितने भी लेटर बॉक्सेस हैं उनको क्लियर करने का काम है वो लेटर बॉक्स पियोन का है। अगर कोई लेटर बॉक्स ऑफिस में ही है उसको क्लियर कौन करता है, तो उसको एमटीएस क्लियर करता है। तो और लेटर बॉक्स से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करें, प्रश्न ये पूछा जाता है कि लेटर बॉक्स की डिजिटल क्लियरेंस या कहें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस की बात करें तो वो नन्यता ऐप के माध्यम से की जाती है। और आजकल ये जो क्लियरेंस है वो पोस्टमैन का जो मोबाइल एप्लीकेशन आता है पीएमए ऐप जैसे हम लोग कहते हैं, या पीएमए का फोन जैसे हम लोग बोलते हैं, पोस्टमैन्स को दिया जाता है सरकारी फोन जिसे पीएमए कहते हैं या पोस्टमैन्स मोबाइल कहते हैं। तो पीएमए एक ऐप है पोस्टमैन एप्लीकेशन करके, पीएमए के द्वारा भी आजकल जो लेटर बॉक्स है उनकी क्लियरेंस की जा रही है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे किस ऐप के माध्यम से है, तो वो है नन्यता ऐप के माध्यम से। फिलहाल की बात करें तो पीएमए एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसकी क्लियरेंस की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें द पोस्टेज ड्यूज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल इज। आर्टिकल्स दो तरीके के हैं, पहला है एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, इसके लिए एक अलग से सेक्शन है पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट का, और दूसरा है अदर पोस्टल आर्टिकल्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं या नॉर्मल पोस्टल आर्टिकल भी बोल सकते हैं। बात करें ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर, तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर अगर किसी भी प्रकार का बकाया है, यानी कि एक पोस्टल आर्टिकल है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, मान लेता हूं इस पर चार्ज लग रहा है 22 रुपये, किसी ने 20 रुपये का भुगतान किया है, 2 रुपये इस पर बकाया है, तो डिलीवरी के समय पर इनसे 2 रुपये ही लिए जाते हैं, दोगुना नहीं लिया जाता है। नॉर्मल जो पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उन पर जितना डिफिशियंसी होती है, जितने रुपए कम होते हैं उसका दोगुना चार्ज डिलीवरी के समय पर लिया जाता है जब आर्टिकल डिलीवर्ड होता है उस केस में। अनपेड का मतलब क्या है कि 22 रुपये की इसका जो चार्ज है वो 22 रुपये है और किसी ने 22 रुपये का ही भुगतान नहीं किया है, बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया है, तो इस केस में ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर 22 रुपये ही लिए जाएंगे और नॉर्मल जो आर्टिकल्स हैं उन पर दोगुना यानी कि 44 रुपये लिए जाएंगे। तो अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर पोस्टेज अगर ड्यूज है तो कितना शुल्क लिया जाता है, तो लिया जाता है सिंगल डिफिशियंसी ऑफ द पोस्टेज, यानी कि जितना बकाया है उतना ही लेते हैं, डबल नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में लेते हैं डबल द डिफिशियंसी ऑफ द पोस्टेज। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें फी चार्ज टू इशू अ डुप्लीकेट पासबुक इन पोस्ट ऑफिस इज, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की पासबुक खो गई है या फट गई है या किसी अन्य कारण से वो डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाना चाहते हैं तो कितना शुल्क लिया जाता है ये पूछा गया है। डुप्लीकेट पासबुक के लिए जो चार्जेस हैं वो है 50 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को टिक कर लें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में है 50 रुपीज आपसे डुप्लीकेट पासबुक इशू करने के लिए जाते हैं। इस 50 रुपीज पर 18% जीएसटी ली जाती है। 18% जीएसटी का क्या मतलब है, 18% जीएसटी का मतलब है टोटल 9 रुपये। तो जो व्यक्ति डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाता है उनसे टोटल 59 रुपीज लिए जाते हैं। इन 59 रुपीज में 50 रुपये चार्जेस है, 9 रुपये जीएसटी है, टोटल
किसी भी कस्टमर को पासबुक अगर डुप्लीकेट पासबुक जारी करवानी है तो 59 रुपीज़ देने होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। वहीं चार्जेस में पूछा जाता है आपसे डुप्लीकेट पासबुक और इसके अलावा पूछा जाता है आपसे किसी भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चार्जेस है। तो किसी भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ पर 18% आपसे GST ली जाती है। तो GST हो जाएगी टोटल 18 रुपये। तो किसी भी कस्टमर से जिसे अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है टोटल 118 रुपये लिए जाते हैं। 100 रुपये चार्ज है, 18 रुपीज़ आपसे 18% GST के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया AMPC मीन्स, AMPC का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। AMPC की फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपसे पूछा यह जाता है कि ऑटोमेटिक की जगह पर आपको क्या दे दिया जाता है, ऑटोमेटेड दिया जाता है, ऑटोमेटेड दिया जाता है। तो ऑटोमेटेड की जगह पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग की जगह पर आपको कई बार प्रोसेस देकर भी ऑप्शंस में छोड़ देते हैं, इसको भी आप लोग याद रखोगे। तो जो सही डेफिनेशन है वो है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। आप लोग इस फुल फॉर्म को या इस डेफिनेशन को आप लोग याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बेसिकली AMPC क्या होता है, AMPC में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है और इनका काम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पिन कोड वाइज जो आर्टिकल्स होते हैं उनको शॉर्ट करने का काम है। जैसे किसी भी पोस्ट ऑफिस में मान लेते हैं 1 लाख आर्टिकल्स एक दिन में जाते हैं, तो मैनुअली इसको शॉर्ट करने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉइज भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए AMPC ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स पर इनकी छटाई होती है मशीनों के द्वारा और कुछ ही चंद सेकेंड्सों में या चंद मिनटों में ही जो आर्टिकल्स हैं उनकी शॉर्टिंग हो जाती है। तो AMPC में ये सारे कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। पोस्ट ऑफिस को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ये पूछा गया है। तो पोस्ट ऑफिस को टोटल 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है हेड ऑफिस, दूसरा है सब ऑफिस, तीसरा है ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस के मुखिया को या इंचार्ज ऑफिसर को कहते हैं हेड पोस्ट मास्टर, सब ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर को कहते हैं सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर को कहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इंचार्ज ऑफिसर्स की आप लोगों ने बात कर ली। टोटल कैटेगरीज पोस्ट ऑफिस की है 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इंचार्ज से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इंचार्जों के भी आप लोग नाम याद रखोगे और शॉर्ट्स में भी आप लोग नाम याद रखोगे, यानी कि संक्षिप्त रूप में भी आप इनके नाम याद रखोगे। कई बार संक्षिप्त रूप में प्रश्नों में दे दिया जाता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन बाय प्राइवेट यूजर्स इज इशूड बाय, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन को अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेना है तो उसके लिए जो लाइसेंस है वो कौन जारी करता है ये पूछा गया है। तो इसको लाइसेंस को जारी करने का जो काम है वो हेड ऑफ द डिवीजन का है, चाहे हेड ऑफ द डिवीजन में सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट हो चाहे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट हो, दोनों में से कोई भी जारी कर सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 में पूछा गया मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ BP आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वेयर हाउसिंग चार्जेस इज, यानी कि एक BP आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में आया है, इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वेयरिंग हाउसेस चार्जेस को पेड करता है तो अधिकतम कितने समय तक के लिए ये आर्टिकल रोका जा सकता है ये पूछा गया है। तो BP आर्टिकल्स अगर किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो ये मैक्सिमम 7 दिन तक इनको रोका जा सकता है नॉर्मल कंडीशंस में। अगर कोई व्यक्ति वेयरिंग हाउसेस चार्जेस को पेड करता है तो टोटल यानी कि 7 दिन इसको रोकते हैं, 8वें दिन इसको वापस कर देते हैं, यानी कि एक दिन ये हो गया 8वां। नेक्स्ट 7 डेज के लिए वेयरिंग हाउसेस चार्जेस के रूप में रोका जा सकता है अगर कोई व्यक्ति पेड करता है तो उस केस में। तो टोटल कितने दिन हो जाते हैं 7 + 1 + 7 यानी कि टोटल 15 डेज के लिए हम लोग मैक्सिमम इसे पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। इससे ज़्यादा वेयरिंग हाउसेस चार्ज को पे करने के बाद भी इसे नहीं रखा जा सकता है किसी भी BP आर्टिकल को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। BP आर्टिकल्स की बात करें तो BP आर्टिकल्स मैक्सिमम 5000 रुपये तक के बुक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लेटर बॉक्स प्लांटेड इन अ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस शुड बी क्लियर्ड बाय, यानी कि अगर कोई लेटर बॉक्स जो कि पोस्ट ऑफिस में हो चाहे मेल ऑफिस में हो उसको कौन क्लियर करता है, तो उसको क्लियर करने वाला व्यक्ति है वो MTS। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि कैंप आर्टिकल्स या स्पेशल बैग्स आर मींट फॉर, यानी कि जो कैंप के आर्टिकल्स होते हैं या स्पेशल जो बैग्स बनते हैं वो किन के लिए बनते हैं, ये पूछा गया है। तो ये जो कैंप्स बैग हैं या कैंप्स के आर्टिकल्स हैं या स्पेशल बैग्स हैं वो माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनके लिए ये जो कैंप के आर्टिकल्स हैं स्पेशल बैग्स हैं वो बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम, जो डाक जीवन बीमा है उसकी शुरुआत कब की गई है, ये पूछा गया है, या वो कब अस्तित्व में आया, ये भी पूछा गया है, या वो कब से प्रभावी है, ये भी पूछा गया है। तो तीनों प्रश्नों के एक ही जवाब है, वो है 1 फरवरी 1884 से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पीएलआई की बात करें तो टोटल पीएलआई 2 तरीके से दी जाती है, एक है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा 2 तरीके से दिया जा रहा है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। 2 तरीके से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं पीएलआई में कितनी पॉलिसीज हैं, तो टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज हैं, और उन 6 पॉलिसीज को अलग अलग उनकी विशेषता है, उनको उस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, आरएलओ मींस, आरएलओ की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। तो आरएलओ की जो फुल फॉर्म है वो है रिटर्न लेटर ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरएलओ की जो एक्चुअल में जो फुल फॉर्म है, यानी कि किताबों में जो फुल फॉर्म है, या बात करें मैनुअल में जो फुल फॉर्म है, यानी कि ऑफिशियली जो फुल फॉर्म है वो है रिटर्न लेटर ऑफिस, ना कि रिटर्न लेटर ऑफिस। इसमें रिटर्न में ईडी भी लगा हुआ है, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं या ये जो अक्षर्स हैं ईडी, ये भी लगे हुए होते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है रिटर्न लेटर ऑफिस, ना कि रिटर्न लेटर ऑफिस। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप लोग इसको भी चूज कर सकते हैं, और सही जो फुल फॉर्म है एक्चुअल में वो रिटर्न लेटर ऑफिस है। आप लोग नन ऑफ द अबव को भी लगा सकते हैं, ये भी आपका सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक प्रूफ्स की बात हम लोग करें तो वहां पर आपको नन ऑफ द अबव भी लगाना चाहिए, और आप लोग इसको अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए जाते हैं तो आप लोग ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में उस क्वेश्चन को डिलीट करवा सकते हैं। ये किताबों में दिया हुआ है, ये मैनुअल्स में दिया हुआ है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। और एक्चुअल में जो फुल फॉर्म है वो है रिटर्न लेटर ऑफिस, यानी कि रिटर्न के साथ में ईडी भी जुड़ा हुआ है। और आरएलओ में क्या होता है, बेसिकली आरएलओ की बात कर लेते हैं। तो आरएलओ में क्या होता है, सिंपली कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि अनक्लेम्ड हैं। अनक्लेम्ड से मतलब क्या होता है, अनक्लेम्ड से मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने ये डाक एड्रेसी को भेजी है, और ये व्यक्ति है सेंडर ने कोई डाक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एड्रेसी को भेजी, इस व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया, इस व्यक्ति के पास में या उस आर्टिकल पर इस व्यक्ति का एड्रेस आधा अधूरा है, तो ना तो ये डाक यहाँ जा रही है ना ये डाक यहाँ पर जा पा रही है। तो पोस्ट ऑफिस ऐसी डाकों को कहां पर भेजता है, आरएलओ भेजता है, रिटर्न लेटर ऑफिस भेजता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया लेवल बंडल लेवल बंडल क्या होते हैं, ये पूछा गया है। तो लेवल्ड बंडल एक तरीके के क्या है, कलेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ अ लेटर मेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। लेवल बंडल जो होते हैं उनके ऊपर एक स्लिप लगती है, इसके ऊपर एक स्लिप लगती है, यानी कि एक लेवल बंडल के ऊपर जो स्लिप लगती है उसे क्या बोलते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है, और उस स्लिप का नाम है वो है चेक स्लिप, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन इंडिया इज हैविंग हाउ मेनी सर्कल्स, भारतीय डाक विभाग के पास में कितने सर्कल्स हैं, या बात करें पूरे इंडिया को डाक सेवाएं देने के लिए कितने पोस्टल सर्कल्स में बांटा गया है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 23 सर्कल्स में बांटा गया है। पूरे इंडिया को टोटल अलग अलग 23 सर्कल्स में बांटा गया है। 23 सर्कल्स को अलग अलग रीजन्स में और फर्दर डिविजन्स में बांटा जाता है। तो इंडिया को टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। एक सर्कल को
रीजन में बांटा गया है, फिर उसको रीजन्स को डिविजन्स में बांटा गया है। यानी कि एक सर्किल में सबसे ऊपर कौन है? सर्किल, उसके बाद में रीजन, तीसरे नंबर पे डिवीजन। सर्किल का जो हेड होता है उसे हेड ऑफ द सर्किल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं, सीपीएमजी कहते हैं। रीजन लेवल पर जो हेड होते हैं वो आरपीएमजी यानी कि रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्ट मास्टर जनरल, जिन्हें हम लोग पीएमजी भी कहते हैं, ये हेड होते हैं। डिवीजन लेवल पर कौन हेड होता है? तो डिवीजन लेवल पर जो हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट या हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ द डिवीजन। बात करें सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट की, डिवीजन्स को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक आरएमएस के डिवीजन है और दूसरा है पोस्टल के डिवीजन्स। आरएमएस के जो डिवीजन्स के जो हेड होते हैं वो आरएमएस के सुपरिटेंडेंट होते हैं, पोस्टल डिवीजन्स के जो हेड होते हैं वो पोस्टल डिवीजन के सुपरिटेंडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है अब पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज, पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन क्या है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक स्टाम्पिंग मशीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया रिफ्यूज रजिस्टर्ड आर्टिकल्स प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी शैल बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड। प्रश्न क्या है? अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न ये है कि एक पोस्टल आर्टिकल किसी व्यक्ति ने भेजा है, यानी कि सेंडर ने भेजा है एड्रेसी को, एड्रेसी ने लेने से मना कर दिया है, ये आर्टिकल सेंडर के पास में आ गया, तो इस आर्टिकल को क्या कहेंगे? रिफ्यूज रजिस्टर्ड आर्टिकल कहेंगे। एड्रेसी ने इसको लौटाया है, फर्दर इसकी डिलीवरी सेंडर को होनी है, तो ऐसे आर्टिकल्स को मैक्सिमम 7 डेज के लिए पोस्ट ऑफिस में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें किसी व्यक्ति ने, सेंडर ने कोई आर्टिकल एड्रेसी को भेजा, इस एड्रेसी ने लेने से मना कर दिया, तो इस वाली ऑफिस में जहां पर एड्रेसी का पता है, इस वाली ऑफिस में ये आर्टिकल इमीडिएटली सेंडर के पास में भेजा जाता है। यहां पर रखने का कोई काम नहीं है। सेंडर वाली जो एड्रेस जो ऑफिस है वहां पर रखने का काम कब है? जब सेंडर को एड्रेस पता करने में या सेंडर को ढूंढने में परेशानी हो रही है कि किस व्यक्ति ने इसको भेजा है, तो इसे मैक्सिमम 7 दिन के लिए रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बैग कैन क्लियर हिज और हर पोस्ट बैग्स ड्यूरिंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। यानी कि किसी व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स को रेंट पर ले रखा है, तो इस पोस्ट बॉक्स को वो कब क्लियर कर सकता है? तो पोस्ट ऑफिस के जो बिजनेस आवर्स हैं, पोस्ट ऑफिस के जो काम करने का समय है, उस दौरान इसको वो क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पोस्ट बॉक्स की जो फैसिलिटी है वो कुछ निश्चित ही या कुछ चुनिंदा ही ऑफिसेस में है और इसकी जो अनुमति है वो हेड ऑफ द सर्किल के द्वारा दी जाती है। पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस में उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 में पूछा गया फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज कर सकता है, यह पूछा गया है। तो बेसिकली जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? कि सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज करने वाला, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज करने वाला व्यक्ति ना तो सभी प्राइवेट बैंक्स इसको यूज कर सकती हैं, ना ही इसे सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस यूज कर सकती हैं, ना ही इसको सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसको यूज कर सकते हैं, ना ही इसको ऑल प्राइवेट कंपनी यूज कर सकती हैं। तो इनको कौन यूज कर सकता है? इनको यूज करने वाला जो व्यक्ति है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा निर्धारित किया गया है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स की जो पोस्टेज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उनको निश्चित किया गया है कि ये व्यक्ति या इस रैंक वाला व्यक्ति या इस ऑफिस का ये हेड व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। सिंपली ये है, फैक्ट्स की बात करें तो ये है। सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर 2 लोग यूज कर सकते हैं। एक तो है गवर्नमेंट का व्यक्ति जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा या हायर अथॉरिटीज के द्वारा चिन्हित किया गया है। दूसरा ऐसा कोई प्राइवेट व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा या किसी हायर अथॉरिटीज के द्वारा चिन्हित किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप लोग इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस। लेकिन ऐसी ऑफिसेस जो कि चिन्हित की गई है सभी नहीं कर सकते हैं, आप लोग इस बात को भी याद रखेंगे। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल से संबंधित एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि
ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर सर्विस स्टैंप्स यूज करने वाले दो व्यक्ति, एक गवर्नमेंट वाला व्यक्ति और एक अदर्स व्यक्ति जो कि प्राइवेट भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट व्यक्ति जब सर्विस पोस्टल स्टैंप्स को यूज करते हुए ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को जारी करता है तो वो एक शब्द यूज करता है, और उस सब्सक्रिप्शंस की बात करें या उस टाइटल की बात करें तो उसका नाम है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस शब्द को यूज करता है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अलावा जो व्यक्ति सर्विस पोस्टल स्टैंप्स को यूज करते हैं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को वो भेजते हैं, तो वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं या एक टर्म यूज करते हैं या एक टाइटल यूज करते हैं या एक सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, वो है ऑन सर्विसेज। दोनों में अंतर है, दोनों ही बातों को आप लोग याद रखोगे, दोनों से ही प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ओपन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट्स एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अगर किसी व्यक्ति को बचत खाता खोलना है तो उसके लिए न्यूनतम कितनी राशि जमा करानी होती है, तो इसके लिए है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया ESMO मीन्स, ESMO का पूरा नाम क्या है, तो ESMO का पूरा नाम है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 23 में पूछा गया अब मेल ऑफिस इज, एक मेल ऑफिस क्या है ये पूछा गया है, तो एक मेल ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस होती है RMS की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछे गए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज इन RMS ऑफिसेज विदाउट लेट फीस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो चाहे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट्स हो, रविवार को और राष्ट्रीय छुट्टियों में भी RMS में उनको एक्सेप्ट किया जाता है और उनसे किसी भी प्रकार की कोई लेट फीस नहीं ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज फैसिलिटेड। प्रॉम्प्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, शब्द प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है ये पूछना है, या इसका मतलब जिसको पता है वो क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब है शीघ्र या तेजी या कहीं जल्दी। किसी भी पोस्टल आर्टिकल की डिलीवरी जल्दी, शीघ्र या तेजी से कब की जा सकती है, जब उस पोस्टल आर्टिकल पर सही पता और पूरा पता लिखा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 26 में पूछा गया फॉलोइंग लेटर्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से लेटर्स को वितरित किया जाता है ये पूछा गया है, तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से दो तरीके के लेटर्स को डिलीवर किया जाता है, वो है एक तो होना चाहिए वो फुली प्रीपेड, यानी कि उनका भुगतान है वो पहले हो चुका होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो आर्टिकल्स अनरजिस्टर्ड होने चाहिए। कहने का मतलब है कि फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर्स को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया द ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मस्ट बियर द सब्सक्रिप्शंस। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर निम्नलिखित में से कौन सा सब्सक्रिप्शंस या टाइटल या वर्ड यूज होता है या होना चाहिए ये पूछा गया है। तो एक्चुअली ये जो प्रश्न है वो आधा अधूरा है, और इस प्रश्न को पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं। कंप्लीट प्रश्न ये है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर कौन सा सब्सक्रिप्शंस होना चाहिए जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा उसे पोस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। और वहीं जब प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कौन सा वाला, जब प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा उसे पोस्ट किया जा रहा है, तो उस पर होना चाहिए ऑन सर्विसेज, तो उस केस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न ही आधा अधूरा है, इसलिए ऑप्शंस लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल जो लाइन्स हैं, उनको आप लोग याद रखोगे, और उनको मैं रिपीट कर देता हूं। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर दो सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस जिसे OIGS भी कहते हैं, शॉर्ट में OIGS कहते हैं। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन है या दूसरा जो टाइटल है वो है ऑन सर्विस वाला। दोनों ही यूज किए जाते हैं जब व्यक्ति गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो ये वाला टाइटल यूज करता है या ये सब्सक्रिप्शन यूज करता है। जब व्यक्ति प्राइवेट में है
तो ये वाला सब्सक्रिप्शन है वो यूज करता है, या ये वाला जो टाइटल है वो यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 में पूछा गया है द लिमिट अप टू विच सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी इशूड इन पोस्ट ऑफिस इज। एक पोस्ट ऑफिस में सिंगल मनी ऑर्डर कितने रुपए तक का बुक किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपये। 5,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी मनी ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 20,000 रुपये के मनी ऑर्डर बुक करवाने हैं तो उन्हें मिनिमम 5,000 के 4 मनी ऑर्डर बुक करवाने होंगे। एक 20,000 का मनी ऑर्डर सिंगल मनी ऑर्डर बुक नहीं किया जा सकता है, इसकी लिमिट है 5,000 रुपये। 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा का अगर किसी को मनी ऑर्डर बुक करवाना है तो वो कम से कम 4 20,000 वाले में, और 20,000 से ज़्यादा है तो कम से कम 5, यानी कि 20,000 रुपये तक के कितने 4 हो जाएंगे। और उससे ज़्यादा अमाउंट अगर कोई निकलता है तो उस केस में 5वां मनी ऑर्डर भी उनको बुक करवाना होगा। तो मिनिमम की लिमिट कितनी है 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है जनरल पोस्ट ऑफिस इज। जीपीओ क्या है ये पूछा गया है। तो जीपीओ क्या है, एक हेड पोस्ट ऑफिस है जो सिचुएटेड कहां पर होती है, सर्किल के हेडक्वार्टर पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। फैक्ट्स की बात करें जीपीओ वाले की, तो जैसे मान लेता हूं ये राजस्थान सर्किल है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। इस जयपुर में टोटल 4 हेड पोस्ट ऑफिस है फर्स्ट क्लास वाली, 1 2 3 और 4 जयपुर में है। जहां पर हेडक्वार्टर है जयपुर में, उससे संबंधित जो भी हेड ऑफिस होगी, चाहे वो 1 नंबर वाली हो, चाहे 2 वाली हो, चाहे 3 नंबर वाली हो, चाहे 4 नंबर वाली हो, जो भी हेड ऑफिस सर्किल के हेडक्वार्टर से लगी होगी उसे ही जीपीओ माना जाएगा, अन्य को जीपीओ नहीं माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया में टोटल 24 जीपीओ है। जब आप लोग ज्यादा पढ़ लोगे तो आप लोग ये जानोगे कि टोटल इंडिया में सर्कल्स है 23, तो इनके हेडक्वार्टर्स भी 23 ही होंगे। जब एक हेडक्वार्टर पर जो हेड ऑफिस होती है उसको जीपीओ बोलते हैं, तो 24 जीपीओ कैसे हो सकती है आपके मन में ये आएगा, मैक्सिमम 23 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है कि दिल्ली जो सर्किल है वहां पर 2 जीपीओ है, दिल्ली में 2 जीपीओ है, इसलिए टोटल इंडिया में 23 सर्किल्स हैं और 24 जीपीओ है। आप लोग दोनों फैक्ट्स को याद रखोगे। टोटल जीपीओ 24 जीपीओ क्या है, ऐसी हेड ऑफिस जो कि सर्किल के हेडक्वार्टर से लगी होती है उसे जीपीओ कहते हैं। सर्किल्स टोटल कितने हैं 23, दिल्ली में कितने जीपीओ है, तो टोटल 2 जीपीओ है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया सॉर्टिंग ऑफिस इज। सॉर्टिंग ऑफिस क्या होती है, तो सॉर्टिंग ऑफिस एक ऐसी ऑफिस होती है जहां पर किसी बैग्स को, जो मेल बैग्स हैं उनको ओपन या डिस्पोज किया जाता है सॉर्टिंग के पर्पज से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आंध्र प्रदेश सर्किल के एमटीएस का एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था, उसके डिपार्टमेंटल के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसी के साथ इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।